हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुकु। वैसे तो मैं किस्से, कहानी और उपन्यास लिखती हूँ। बस अपने से कलेक्शन से आप सभी के लिए अपना पहला उपन्यास लेकर आई हूँ, देवदासी। आइए बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर 19। कार्तिक अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है। मूर्ति पीआईएल को निचली कोर्ट से विड्रॉ करके हाई कोर्ट में डालने की सोच रहा था। आज की सुबह एक नई सुबह थी। खिड़की के पर्दों से सुनहरी धूप की किरणें छन कर आ रही थी। पूरे घर के अंदर आज एक नया खुशनुमा माहौल बन चुका था। नई ऊर्जा, नई उमंग भर चुकी थी। लक्ष्मी ने सुबह सुबह नहा धोकर पूजा कर पूरे घर में गूगल का धूप किया। पूरे घर का वातावरण भक्तिमय हो गया था। रसोई घर में जाकर राधा अम्मा का नाश्ता बनाने में उसका हाथ बटाया। वहीं मूर्ति और कार्तिकेय भी नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे नाश्ता करने के लिए। चलो अम्मा, जल्दी नाश्ता दे दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ, सब्र करो ज़रा, अभी ला रही हूँ। चलो लक्ष्मी, ज़रा ये गर्मा गर्म अनियन उत्तपम सबको परोस दो बेटा। और हाँ, नारियल की चटनी भी साथ में ले आओ। जी राधा अम्मा, लक्ष्मी बोली। लक्ष्मी ने डाइनिंग टेबल पर चारों की थाली परोस दी। तब तक राधा अम्मा कड़क से फिल्टर कॉफ़ी ले आई। चारों ने मिलकर नाश्ता किया, कॉफ़ी पी। कॉफ़ी का कप लेकर मूर्ति हॉल में चला जाता है। अपने लैपटॉप पर पीआईएल डालने की तैयारी कर रहा था, जो कि उन्हें हाई कोर्ट में डालनी थी। कप से एक घुट कॉफ़ी पीता है और दूसरे हाथ से लैपटॉप पर काम करता है। बीच बीच में फ़ोन पर अपने सीनियर वकील से सलाह मशवरा लेता है। यहाँ कार्तिकेय और लक्ष्मी कभी एक दूसरे को देखते हैं तो कभी नज़रें चुराते दिखते हैं। आंख मिचौली का खेल चल रहा था उन दोनों के बीच आज। अम्मा, क्या आपने आपकी जज दोस्त सुजाता मुदगल से बात की? हाँ बेटा, सुबह फ़ोन लगाया था पर उन्होंने उठाया नहीं। मैं फिर से दोपहर को फ़ोन करके बात करूँगी, राधा अम्मा ने कहा। हाँ अम्मा, देखो ना, यदि जल्द से जल्द आपकी बात हो जाए तो हमें आगे की प्रोसीजर के लिए आसानी रहेगी। भाई कार्तिकेय, तुम आज आराम करो, मैं अपने सीनियर वकील के साथ हाई कोर्ट के लिए निकलता हूँ। अरे नहीं मूर्ति, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, वरना पूरा दिन घर में बैठकर मैं क्या करूँगा। नहीं भाई, तुम्हारी सेफ्टी का भी तो ख्याल रखना है। आखिर तुम ही तो याचिका करता हो। कहते कहते मूर्ति कुछ पेपर्स पर कार्तिकेय के साइन लेता है। और तुम यहाँ घर पर रहोगे तो इन दोनों औरतों को भी थोड़ा साथ हो जाएगा, इसलिए आज तो यहीं रुको। वैसे भी हाई कोर्ट शहर से थोड़ा दूर है, मुझे आते आते शाम हो जाएगी। ऐसी हालत में तुम्हारा इतना लंबा सफ़र करना ठीक नहीं भाई। तुम बस आराम करो, मेरी अम्मा और लक्ष्मी का ख्याल रखना। तभी लक्ष्मी बीच में सकुचाते हुए बोल पड़ती है। मूर्ति भैया ठीक तो कह रहे हैं। कार्तिकेय जी, आज आप घर पर ही रहकर आराम करिए ना। कार्तिकेय अपनी नज़र ऊंची कर लक्ष्मी की तरफ मदहोश भरी आंखों से देखने लगा, मानो आंखों ही आंखों में उसने लक्ष्मी को मौन स्वीकृति दे दी हो। लक्ष्मी उसकी उस मदहोश आंखों को देखकर शर्मा गई और अपनी आंखों को झुका लिया। उन मदहोश आंखों का वो सामना नहीं कर पाई। ठीक है मूर्ति, तुम जाओ, पर तुम भी अपना ख्याल रखना और मुझे अपडेट देते रहना, कार्तिकेय ने मूर्ति से कहा। ठीक है भाई, ठीक है। चलो अम्मा, अब मैं निकलता हूँ। कुछ दिन आप भी एनजीओ जाना बंद कर दो अम्मा। आप घर से ही सारा काम देख लो एनजीओ का। और हाँ, आपकी दोस्त को फ़ोन करना मत भूलना अम्मा। आज मैं पीआईएल दायर करके ही आऊँगा, आप उनसे कह दीजिएगा। ठीक है बेटा, दोपहर के खाने के बाद मैं उन्हें फ़ोन कर लूँगी। तुम भी अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। हाँ अम्मा, चिंता मत करो, बहादुर अम्मा का बहादुर बच्चा हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकेगा। और यदि बीच में वो मोटे काले पहलवान दिख भी गए तो उन लोगों को यूं ही उड़ा दूंगा मैं। मूर्ति अपनी उसी नटखट अंदाज में आ गया था। तुम फिर शुरू हो गए। चलो, अब देर नहीं हो रही तुम्हें कोर्ट जाने में। और सब हंस पड़ते हैं। हाँ हाँ अम्मा, निकल ही रहा हूँ। अपने अम्मा के पैर पड़कर मूर्ति हाई कोर्ट यानी बैंगलोर के लिए निकल जाता है। कार्तिकेय के मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। भगवान करे मूर्ति सही सलामत हाई कोर्ट पहुँचे, जिस काम के लिए गया है वो पूरा हो और सही सलामत घर वापस आए। दोपहर का खाना होने के बाद राधा अम्मा ने अपनी दोस्त जज सुजाता मुदगल को फ़ोन लगाया। हेलो हेलो। जी हेलो, कौन बोल रहा है? मैं राधा बोल रही हूँ सुजाता।
हाँ राधा, बोलो, सामने से आवाज़ आई। पहचाना मुझे? राधा अम्मा बोली। हाँ राधा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ भला। इतना बड़ा एनजीओ जो चला रही हो, भले ही हम फ़ोन पर हर रोज़ बात ना करते हों, मुझे सब कुछ पता होता है। सारी खबर रखती हूँ मैं तुम्हारे एनजीओ की, चाहे कितने ही काम के तले दब जाऊँ। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। तुम हमारी एनजीओ पर पूरी पूरी नज़र रखती हो। हर महीने तुम्हारा चेक और सारे सामान हमारे एनजीओ तक पहुँच जाते हैं। अब तब तुम कब आ रही हो हमारे एनजीओ में, ये बताओ। राधा, तुम तो जानती ही हो हाई कोर्ट में निबाह करना कितना कठिन है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द और लाचार गरीब लोगों के केस के नंबर आए और जल्द से जल्द निष्पक्ष होकर मैं सारी जांच करके जल्द से जल्द केस को निपटा सकूं। बस अब ये आखिरी साल है मेरा रिटायरमेंट का, उसके बाद तो मेरे पास समय ही समय होगा। उसके बाद मैं हर रोज़ तुम्हारे एनजीओ पर डेरा जमा कर रखूँगी। तब मत कहना कि ये सुजाता मैडम तो रोज़ रोज़ आ जाती है हमारे एनजीओ में। कहते हुए सुजाता मुद्गल जी हंसने लग जाती हैं। नहीं नहीं सुजाता, तुम्हारा स्वागत है मेरे एनजीओ में हमेशा। वैसे तुमने आज फ़ोन कैसे किया? सुजाता जी बोली। एकदम सही पकड़ा तुमने सुजाता मुझे। राधा अम्मा की आवाज़ थोड़ी गंभीर हो गई। वैसे मैंने आज एक काम के लिए फ़ोन किया है तुम्हें। अच्छा, बोलो क्या बात है राधा अम्मा। राधा अम्मा ने धीरे धीरे कर सारी लक्ष्मी की देवदासी होने की बात अपनी जज सुजाता से की और देवदासी के नाम पर लड़कियों के साथ होने वाले शोषण की बात भी की। जज सुजाता राधा अम्मा के मुंह से सारी बात सुनकर बड़ी हैरान हो गई थी। राधा, मुझे इस बात की थोड़ी भनक तो थी जज होने के नाते। दूर दराज गांव में दलित लड़कियों के साथ अक्सर ये सभी काम होते हैं। भगवान के नाम पर ये लोग लड़कियों का शोषण करते हैं। कुछ भनक थी मुझे इस बात की, पर अफसोस कि ये बात कोई आगे आकर इन सारी चीज़ों से लड़ना नहीं चाहता। यदि कोई हिम्मत करता भी है तो उस गांव के रसूख ज़मींदार उन्हें अपने रास्ते से ही हटा देते हैं। हमारे समाज का इतना घिनौना चेहरा भी हो सकता है, ये सोचकर ही मेरा दिल बैठ जाता है राधा। पर क्या करूं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते मुझे ये सब देखना पड़ता है। इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है और मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। एक सीमित दायरे में रहकर ही मैं कुछ कर सकती हूँ। तो क्या वो देवदासी लक्ष्मी तुम्हारे घर पर रह रही है? हाँ सुजाता, मेरे बेटे का दोस्त कार्तिकेय है ना, इसकी मदद कर रहा है वही। लक्ष्मी को भगाकर वो मेरे घर पर ही लाया है। यहीं पर लक्ष्मी रह रही है और हम पर लगातार हमले भी हो रहे हैं सुजाता। कार्तिकेय को अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया है सुजाता। आज मूर्ति हाई कोर्ट में पीआईएल डालने गया है। ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारा बेटा भी इस काम में कार्तिकेय और लक्ष्मी का साथ दे रहा है। बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं राधा तुमने अपने बेटे को। इतने खतरे के बावजूद भी तुम्हारा पूरा परिवार उस लड़की का साथ दे रहा है। सुजाता, मैं चाहती हूँ कि इस केस देवदासी की सुनवाई जल्द से जल्द हो। मूर्ति ने आज तुम्हारे हाईकोर्ट में पीआईएल डाल दी होगी। मेरा तुम्हें फ़ोन करने का कारण यही था सिर्फ कि तुम इस केस की संवेदनशीलता को समझो। लगातार हम पर हमले हो रहे हैं सुजाता। अब और देर नहीं कर सकते, वरना तो कुछ नफ़ा नुकसान हो जाएगा। राधा अम्मा बोली। वैसे तो मैं सिस्टम के परे जाकर कुछ नहीं करना चाहती। सिस्टम के तहत ही काम करना चाहती हूँ राधा। पर हमारी परिस्थिति फ़िलहाल बहुत गंभीर है सुजाता। बस इस केस को मैं चाहती हूँ कि तुम बोर्ड पर जल्दी ले आओ। केस की सुनवाई शुरू हो जाए और लक्ष्मी जैसी बहुत सी देवदासियाँ उस गांव में फंसी हुई हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द छुटकारा मिले सुजाता। एक तुमसे ही मेरी आस है। राधा अम्मा की आंखें डबडबा गई, आवाज़ में भारीपन आ गया। राधा, तुम चिंता मत करो। यदि मूर्ति ने पीआईएल डाल दी है तो मैं कोशिश करूँगी। मेरे हाथ में जो कुछ भी है, जैसे बन पड़ता है, मैं इस केस को जल्द ही बोर्ड पर लाऊंगी और इसकी निष्पक्ष जांच करके रहूँगी और इस रूढ़िवादी देवदासी प्रथा को जड़मूल से हटाने की कोशिश भी करूँगी, ताकि और आने वाली लड़कियों को इस नरक की आग में ना जलना पड़े। तुम चिंता मत करना। हाँ, और हार मत मानना। शायद समय भी लग जाए, पर अपनी हिम्मत ना खोना।
और तुम लोगों पर इतने हमले हो रहे हैं जो शायद कार्तिकेय के पिता करवा रहे हैं, है ना? तुमने अभी मुझे बताया था। तो मेरी यह सलाह होगी कि उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज करवाओ, और मैं भी वहाँ के इंस्पेक्टर से बात करूँगी, कोशिश करूँगी इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। राधा माँ अपने दोस्त द्वारा बंधाई गई ढाढ़स से बहुत गदगद हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सखी, मेरी इतनी मदद करने के लिए। अरे राधा, भला तुम मुझे क्यों धन्यवाद कर रही हो? तुम और तुम्हारा बेटा जो काम करने जा रहे हो उसके लिए तो मुझे तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। तुम लोग एक दकियानूसी सोच को बदलने की कोशिश करते जा रहे हो, एक नया ज़माना बदलने जा रहे हो। इस समाज में तुम अपना योगदान देने जा रही हो राधा, ये कोई कम बात तो नहीं। और मेरा साथ तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, उसकी चिंता तुम मत करो। आगे क्या करना है मैंने सब सोच लिया है, और तुम भी चिंता मत करना, मुझसे जो बन पड़ता है मैं ज़रूर करूँगी। इस दकियानुसी प्रथा को हटाने में मेरी भी तो हिस्सेदारी होनी चाहिए ना। चलो तो मैं फ़ोन रखती हूँ, मेरा लंच ब्रेक ख़त्म हो गया है, वरना तो हम सहेलियाँ यही दिन भर गप्पे लड़ाती रहेंगी और सारा दिन गुजर जाएगा, हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होंगी, कहकर सुजाता हंस दी। ठीक है सुजाता, चलो मैं भी रखती हूँ, तुम अपना काम करो। फ़ोन रखने के बाद राधा अम्मा बड़ा ही हल्का महसूस कर रही थी। अब उन्हें एक आशा की किरण नज़र आई थी सुजाता की बातों से। राधा अम्मा ने सुजाता से हुई सारी बात का विवरण लक्ष्मी और कार्तिकेय से किया। दोनों बड़े खुश हो गए। अब इनकी इस जंग में वो अकेले नहीं थे, एक और कंधा जुड़ चुका था उनके समूह में। यूं ही घर के और एनजीओ के काम करते करते शाम ढल गई। कार्तिकेय ने कई बार मूर्ति को फ़ोन करने की कोशिश की, पर उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। कार्तिकेय को शाम को ही मूर्ति का मैसेज आ चुका था कि हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हो चुकी है। आज शाम के खाने में सिर्फ 3 लोग ही थे। मूर्ति की राह देख रहे थे तीनों। मूर्ति को घर आते आते रात के 10 बज जाते हैं। घर के दरवाजे पर मूर्ति जैसे ही कदम रखता है, घर का नक्शा देखकर उसके होश और हवास उड़ जाते हैं। घर का दरवाज़ा खुला होता है। घर के अंदर कदम रखते ही घर का सारा सामान टूटा फूटा बिखरा नष्ट हुआ पाता है वो। वही देखकर मूर्ति डर जाता है। अपने कंधे से लैपटॉप बैग फेंक कर घर में चिल्लाता हुआ यहाँ वहाँ दौड़ने लग जाता है। अम्मा, अम्मा, लक्ष्मी, कार्तिकेय, कहाँ हो तुम लोग? सारे कमरे छान मारता है चिल्लाते हुए। सीढ़ियों से ऊपर जाता है, ऊपर के कमरे तलाशता है। घर में कोई भी नहीं था। उसे पता चल चुका था, वही काले मोटे भद्दे पहलवानों ने उसके घर का ये हाल किया होगा। अपना फ़ोन निकाल कर वो कार्तिकेय को मिलाने की कोशिश करता है, पर कार्तिकेय का फ़ोन भी नहीं लगता। वही सीढ़ियों पर मूर्ति अपना सर पकड़कर अशक्त सा बैठ जाता है। अम्मा, कहाँ हो तुम? कार्तिकेय, लक्ष्मी, कहाँ गए सब लोग? देवदासी चैप्टर 20। जैसे ही मूर्ति अपने घर पहुंचता है, घर में किसी को भी न पाकर परेशान हो जाता है। घर की हालत बहुत बुरी थी, सारा सामान बिखरा पड़ा था। कार्तिकेय को फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है पर नहीं लगता। वहीं अशक्त सा सीढ़ियों पर बैठ जाता है अपना सर पकड़कर। कहाँ हो अम्मा? कहाँ हो लक्ष्मी? कार्तिकेय, कहाँ ढूंढूं मैं तुम लोगों को? अपने सर को घुटनों पर झुका लेता है। तभी उसे घर के अंदर किसी के प्रवेश करने की आहट आती है। जैसे ही देखने के लिए ऊपर नज़र करता है, अपने सामने कार्तिकेय को पाता है। मूर्ति चिल्लाकर तपाक से उठ खड़ा होता है और दौड़कर कार्तिकेय को गले लगा लेता है और हड़बड़ी में बोलने लग जाता है। ये क्या हो गया भाई? क्या फिर वही लोग, तुम्हारे पिता के भेजे हुए पहलवान आए थे? और अम्मा और लक्ष्मी कहाँ है? तुम कहाँ थे? तुम लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई? कार्तिकेय मूर्ति को शांत करते हुए कुर्सी पर बिठाता है। ज़रा सांस तो ले ले भाई, सब बताता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, तुमने सही सोचा, वही मेरे पिता के भेजे हुए गुंडे आए थे। अम्मा और लक्ष्मी और मैं, हम तीनों ठीक हैं। जैसे ही वह गुंडे आए थे, हम तीनों पीछे के रास्ते से तुम्हारे पड़ोस वाले राम आंटी के घर में जाकर छुप गए थे। काफ़ी देर तक वो दरवाज़ा पीट रहे थे। दरवाज़ा न खुलने की वजह से उन लोगों ने दरवाज़ा भी तोड़ दिया और हमें घर में ना पाकर सारा सामान तोड़ फोड़ कर दिया। अच्छा हुआ मूर्ति उस वक्त तुम यहाँ नहीं आए थे, वरना शायद तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता था।
वो पहलवान कब के चले गए तोड़ फोड़ कर, पर हम बस तुम्हारी ही राह देख रहे थे, इसलिए हम यहाँ नहीं आए थे। अम्मा बहुत परेशान है मूर्ति तुम्हारे लिए, घर में सभी लोग ठीक हैं। ये सुनकर मूर्ति ने राहत की सांस ली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कार्तिकेय, बस तुम लोगों को यहाँ नहीं देखा तो थोड़ा डर गया था, पर अब मेरी जान में जान आ गई है कि तुम लोग सभी सुरक्षित हो। मूर्ति मेरे भाई, आज की रात यहाँ रुकना ठीक नहीं। वैसे भी इन पहलवानों ने दरवाज़ा तोड़ दिया है, तो हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं आज रात। इसलिए राधा अम्मा तुम्हें राव आंटी के घर ही बुला रही हैं। आज की रात हम वहीं रुकते हैं। इतनी परेशानी में भी मूर्ति आदतन हंसने लग गया। हाँ भाई, तेरे बाप के तगड़े पहलवानों ने तो इस घर का काम तमाम ही कर दिया है। साले दरवाज़ा भी उखाड़ गए। अब इस टूटे दरवाजे के साथ तो नहीं सो सकते ना घर में। अब कल सुबह का काम बढ़ा दिया इन लोगों ने। सुबह तो सबसे पहले कारपेंटर को ही ढूंढना पड़ेगा जाकर। देखो तो इन भद्दे पहलवानों ने एक वकील को कौन से काम पर लगा दिया। कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। भाई मूर्ति, कमाल हो तुम यार। ऐसे मौके पर भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है क्या? हमारी यहाँ जान अटकी हुई थी कब से तुम में। और जो मेरी जान अटकी थी उसका क्या? मेरी भी तो अटकी हुई थी जान तुम लोगों में, मूर्ति बोला। ठीक है भाई, ठीक है, चलो अब इस घर को सुबह देखते हैं। राधा माँ सारा खाना पड़ोस में ही ले गई हैं, वहाँ चलकर खाते हैं। ठीक है भाई, देखो तो इन मोटे पहलवानों ने मुझे बेघर कर दिया आज। कार्तिकेय ने मस्ती से मूर्ति की पीठ पर हाथ मारा। ठीक है ना, अब चलो पहले खाना खा लो, सब परेशान है तुम्हारे लिए वहाँ पर। मूर्ति अपने कंधे उचकाकर पीछे मुड़कर अपने घर को देखता है, जो अब घर घर कम और मलबा ज़्यादा लग रहा था। कार्तिकेय और मूर्ति अपने पड़ोस में राव आंटी के घर पहुंच जाते हैं। मूर्ति को देखते ही राधा अम्मा मूर्ति से लिपट जाती हैं। तुम ठीक तो हो ना मेरे बच्चे? हम बहुत डर गए थे यहाँ। हाँ अम्मा, मैं एकदम ठीक हूँ। इतना हट्टा कट्टा तो आपके सामने खड़ा हूँ, तो फिर ये आंसू किस बात के अम्मा? आप तो मेरी बहादुर अम्मा है ना। आप ही से तो मुझे संस्कार मिले हैं बहादुर बेटे के। राधा अम्मा बड़े प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेरती हैं। आज उन बूढ़ी आंखों में कुछ क्षण के लिए कार्तिकेय ने अपने बेटे को खोने का डर देखा, जो वो अपनी ज़बान पर नहीं लाना चाह रही थी। आज उनकी आंखों में बसे उस डर ने सब कुछ बयां कर दिया था। ये नज़ारा देखकर कार्तिकेय का मन बहुत बेचैन हो उठा। कार्तिकेय ने राधा अम्मा के पास जाकर उन्हें पीछे से उनके कंधों को गर्मजोशी और प्यार से पकड़ा। मौसी, आप क्यों चिंता करती हैं? हम सब हैं ना आपके साथ। मैं आपसे वादा करता हूँ, चाहे जो हो जाए, पर मूर्ति पर मैं कभी आँच नहीं आने दूंगा। वो आपका बेटा है तो मेरा भाई भी है ना। राधा अम्मा कुछ बोल नहीं पाई। आज वह बूढ़ी आंखें छलक उठी। पुराने सारे दृश्य उनकी आंखों के सामने से सरपट जा रहे थे। किस तरह से उन्होंने अकेले मूर्ति को बड़ा किया था और इस काबिल बनाया था कि उसके मजबूत कंधे आज उन बूढ़ी कमज़ोर बाहों को थामेंगे। पर आज पहली बार राधा अम्मा को संभालने वाले मजबूत हाथों के खो जाने का डर दिखा। लक्ष्मी दौड़कर पानी ले आई। राधा अम्मा, शांत हो जाइए अम्मा, पानी लीजिए। लाओ लक्ष्मी, मुझे दो। मूर्ति ने पानी का गिलास अपने हाथ में ले लिया। अपनी अम्मा के आंसू पोंछे। चलो अम्मा, अब ये पानी पी लो तो। जैसे तैसे करके मूर्ति ने अपनी अम्मा को पानी पिलाया। ये हुई ना बात अम्मा। अब आप लग रही हैं मेरी सुपर वाली अम्मा। आप ऐसे कमज़ोर पड़ जाओगी तो मैं ये लड़ाई कैसे लड़ पाऊंगा अम्मा? मैं कार्तिकेय और लक्ष्मी का साथ कैसे दे पाऊंगा? हाँ मौसी, आप ही तो हमारी प्रेरणा थी। लक्ष्मी की देवदासी होने की बात मैंने आपसे की थी अपने गांव से, तो आप ही तो थी जिसने मुझे प्रेरित किया था। अब आप बीच रास्ते ऐसे कमज़ोर नहीं हो सकती मौसी, कार्तिकेय बोला। राधा अम्मा अब भी निशब्द थी। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी बीच में लक्ष्मी आकर राधा अम्मा के पैरों में गिर जाती है। यदि आज आप नहीं होती राधा अम्मा, तो ये मेरा जीवन भी नहीं होता। ये मेरा जीवन भी आपकी ही तो देन है राधा अम्मा। लक्ष्मी को इस तरह से पैरों में झुका देख राधा अम्मा से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत लक्ष्मी को कंधों से ऊपर उठाया और अपने गले लगा लिया। फिर ऐसी बात मत करना लक्ष्मी। ये जीवन मेरी देन नहीं, उस मुर्गन की देन है। उसके इशारे के बिना ना तो ये जीवन है और ना ही मरण है।
तभी मूर्ति तपाक से बीच में बोल पड़ता है, आज की सारी रात लगता है खड़े खड़े यहीं बितानी पड़ेगी अम्मा, क्योंकि आप तो खाना पूछने वाली नहीं मुझे लगता है। तो फिर से शुरू हो गया। मुस्कुराकर राधा अम्मा मूर्ति के कंधे पर मस्ती भरे अंदाज में मारती हैं, चलो मैं तुम्हें खाना परोस देती हूँ, हम सब भी तो भूखे हैं, हम भी खा लेते हैं। चारों ने मिलकर राव आंटी के घर खाना खाया और वहीं पर सो गए चारों। सुबह होते ही चारों राव आंटी को धन्यवाद करते हुए अपने घर आए। घर की हालत देखकर लग रहा था कि घर की सफाई कहाँ से शुरू कर कहाँ ख़त्म। तभी मूर्ति अपनी अम्मा से पूछता है, अम्मा क्या आपकी जज दोस्त से बात हुई? हाँ बेटा, कल ही मेरी बात हो गई थी। और हाँ, उन्होंने एक बात और कही थी, इस तरह के जानलेवा हमले जो हो रहे हैं उसके लिए हमें पुलिस में कंप्लेन करनी होगी ताकि हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिल सके, और तब तक हमारा केस भी बोर्ड पर आ जाएगा हाई कोर्ट में, और पुलिस प्रोटेक्शन दिलाने में वो हमारी मदद करेंगी। पर यह सब कुछ कार्तिकेय को करना होगा क्योंकि कार्तिकेय ही अपने पिता के खिलाफ केस दर्ज कर सकता है। तो देरी किस बात की अम्मा, आप अपनी जज दोस्त को फ़ोन लगाइए कि हमें जल्द से जल्द पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाए, और मैं कार्तिकेय को समझाता हूँ। पीछे से कार्तिकेय सारी बात सुन लेता है माँ बेटे की। बड़े ही भारी मन के साथ कहता है, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है मूर्ति, मैं तैयार हूँ अपने पिता के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने के लिए। अपने पिता के खिलाफ कंप्लेन ना कर मैं आप सबकी जान दांव पर नहीं लगा सकता। ये सुनकर मूर्ति बहुत खुश हो जाता है, उछल पड़ता है, तो भाई फिर देर किस बात की? अम्मा हम लोग तैयार होकर पुलिस स्टेशन निकलते हैं, तब तक आप अपनी दोस्त को फ़ोन लगा दीजिए, उनके फ़ोन करने से शायद हमें जल्द से जल्द प्रोटेक्शन मिल जाए। ठीक है बेटा, मैं और लक्ष्मी जल्दी से कुछ बना देते हैं, तब तक तुम दोनों तैयार हो जाओ, और मैं सुजाता मुद्गल को भी फ़ोन लगा देती हूँ। और सुनो मूर्ति, पुलिस स्टेशन का काम खत्म होने के बाद कार्तिकेय को अस्पताल ले जाना मत भूलना। ठीक है अम्मा, ठीक है, जैसे ही काम खत्म होगा हम दोनों अस्पताल चले जाएंगे कार्तिकेय की ड्रेसिंग करने के लिए। आप खुश? चल पगले, हमेशा मजाक ही करता रहता है, कहकर राधा अम्मा रसोई घर में चली जाती हैं। कार्तिकेय और मूर्ति तैयार होकर नाश्ता करके पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं राधा अम्मा अपनी जज दोस्त सुजाता मुद्गल को फ़ोन लगाती हैं। हेलो सुजाता। हाँ बोलो राधा। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? वेरी गुड मॉर्निंग राधा, तुम बताओ इतनी सुबह सुबह कैसे फ़ोन लगाया? राधा अम्मा ने बीती रात हुए हमले की सारी बात सुजाता मुद्गल से की। सारी बात सुनकर सुजाता मुद्गल की आवाज़ में बहुत गुस्सा भर आया। राधा, रात को इतना बड़ा हमला हुआ और तुम मुझे अब फ़ोन पर बता रही हो? रात को ही यदि मुझे फ़ोन करती तो मैं तुमसे यही कहती कि रात को ही तुम्हें पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए थी। सुबह तक राह क्यों देखी तुम लोगों ने? सुजाता, रात को तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं लगा मुझे, इसीलिए नहीं किया फ़ोन तुम्हें। ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। तुम सब लोग तो ठीक हो ना? सुजाता, हम सब ठीक हैं, चिंता की कोई बात नहीं। हम पड़ोस वाले घर में सारी रात छुप रहे थे। अब तुम कार्तिकेय से कहो कि वो अपने पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए। हाँ सुजाता, वो दोनों पुलिस कंप्लेन करने ही गए हैं। बस यदि तुम पुलिस स्टेशन फ़ोन करके हमें जल्द से जल्द प्रोटेक्शन दिलवा सकती हो तो प्लीज़। हाँ राधा, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम फ़ोन रखो, मैं अभी वहाँ फ़ोन लगाती हूँ और कोशिश करूँगी कि आज शाम तक तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाए। तुम चिंता मत करना, और दूसरी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता। ठीक है राधा, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना। चलो फ़ोन रखो, मुझे फ़ोन करने दो वहाँ पर। आखिर दोस्त होते किस काम के लिए हैं राधा? अब आगे से बार बार धन्यवाद मत बोलना। ठीक है सुजाता, मैं रखती हूँ फ़ोन। सुजाता मुद्गल अपनी जान पहचान निकाल कर पुलिस स्टेशन फ़ोन कर देती हैं। तब तक वहाँ कार्तिकेय मूर्ति के साथ मिलकर अपने पिता अनंतनाग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। हाई कोर्ट के जज होने की वजह से सुजाता मुद्गल एक ही फ़ोन पर कार्तिकेय को पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाती है, और शाम होते होते मूर्ति के घर के बाहर 2 बंदूकधारी सिपाही गश्त लगा रहे होते हैं। चारों घर के अंदर बैठे होते हैं।
चारों को आज पहली बार इतने दिनों के बाद सुकून भरा पल मिला था। क्रमशः कार्तिकेय ने अपने पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। अब आने वाले समय में कौन सा तूफान आने वाला है इन लोगों की ज़िंदगियों में, जानने के लिए बने रहे मेरे उपन्यास देवदासी के साथ। और यदि आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।